कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आपको आज की इस क्लास में सामाजिक विज्ञान के पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न में बताऊंगी। आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो 1 मार्च के दिन होने वाला है। तो 1 मार्च के दिन यदि आपको एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करना है तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है। बहुत मेहनत के साथ आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे लेके आई हूँ, तो भरोसा रखना है और पूरा पेपर कंप्लीट करना है। पहले ही आपको बता रही हूँ सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरह के निर्देशांक हैं, पढ़ लीजिए आप सभी को। और बहुविकल्पी प्रश्न है 1 से लेकर 5 तक, एक एक अंक के रहेंगे। पहला है महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार की। जो महालवाड़ी व्यवस्था है वो सबसे पहले किसने तैयार की थी। तो इसका आंसर रहेगा आपका होल्ट मैकेजी। किसने? होल्ट मैकेजी ने की थी। तो द वाला आपका सही रहेगा। दूसरा है विधवा विवाह कानून पारित किया गया था। तो जो विधवा विवाह कानून है वो पारित कब किया गया था। तो इसका आंसर आपका रहेगा सन 1856 में। तीसरा है रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन क्या कहलाती है। रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन क्या कहलाता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा सेरीकल्चर। क्या कहलाएगा? सेरीकल्चर। चौथा है कानून बनाने का अधिकार किस संस्था का है। तो कानून बनाने का अधिकार किस संस्था को दिया गया है? संसद का। संसद का ये क्या है? अधिकार है। 5 है सार्वजनिक सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार को धन कहाँ से मिलता है। तो सार्वजनिक सुविधा यदि प्रदान करेंगे तो उसके लिए उनको धन कहाँ से मिलेगा। लोगों से एकत्रित किया गया आयकर, लोगों से एकत्र किया गया जुर्माना, लोगों से एकत्र किए गए अन्य कर, या फिर ये सभी। तो ये सभी कारण रहेंगे, पढ़ के बता दिए हैं, एक बार आप पढ़ लीजिएगा इनको। अब आपके रिक्त स्थान हैं 6 से 10 तक, एक एक अंक के। छठा है घुमंतु खेती को डेडेस भी कहा जाता है। तो घुमंतु खेती को क्या कहा जाता है? झूम खेती कहते हैं। सातवां है राजा राम मोहन राय ने देश में पश्चिमी शिक्षा का डेडेस किया। तो इन्होंने क्या किया है? पश्चिमी शिक्षा का प्रसार इन्होंने किया है। अगला है तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए डेडेस उपयुक्त है। तो क्या उपयुक्त है? वेदिका कृषि। नवा है वयस्क मताधिकार में मत यानी वोट देने के लिए आयु डेडेस निर्धारित है। तो कौन सी? 18 वर्ष की आयु क्या है? निर्धारित है। अगला है आपका अपने परंपरागत निवास स्थानों के छिनने की वजह से आदिवासियों का पलायन डेडेस की ओर हो रहा है। तो इसका आंसर रहेगा शहरों। किसकी ओर? शहरों की ओर। अब आपका जो 11वां प्रश्न है उसे हम समझ लेते हैं। तो ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है 11 से 16 तक, जो कि 2-2 अंक के रहेंगे। तो 11वां है आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इन सभी के आंसर हम आगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे, फुल सॉल्यूशन आपको दूंगी। और 12वां है 1920 में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया। 13वां है भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है, लिखिए। 14वां है जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं। 15वां है संसद किसे कहा जाता है। 16वां है हसी आई समूह क्या मांग कर रहे हैं। और लघु उत्तरीय प्रश्न है 17 से 22 तक, जो कि 3-3 अंक के आपके रहेंगे।
17वां है उपनिवेशीकरण से क्या आशय है। 18वां है सहायक संधि का क्या अर्थ है। और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। 20वां है रोपण कृषि क्या है। और 21वां है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए, इसके पक्ष में एक कारण बताइए। और 22वां है जनजातियां आबादी वाले क्षेत्रों में सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 23 से 26 तक आपके, जो कि 5-5 अंक के रहेंगे। तो ये आपका 23वां है उपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए। 24वां है सत्या शोधक समाज की स्थापना के क्या उद्देश्य थे। और 25वां है औद्योगिक दुर्घटना को कम करने हेतु किए जाने वाले उपाय लिखना है। 26वां है जनहित याचिका दायर करने का अधिकार किसे है, इसे कहाँ दायर किया जा सकता है। तो ये आपके पूरे 5-5 अंक के प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। तो आज की इस क्लास में सामाजिक विज्ञान के हमने सेट सी का यहाँ पे पेपर कंप्लीट किया है, जिसमें पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए हैं। कंप्लीट आप अच्छे से करें। और पिछले वीडियो में सेट ए बी भी आपको बता दिया है, तो कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है। चैनल पर आप जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे फुल सोल्यूशन के साथ। तो कंप्लीट अच्छे से करें। तो ये आपका यहाँ से 11वां प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की नींव रखी और इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्थापना करी है। कब करी है? 1875 में आर्य समाज की नींव इन्होंने रखी। साथ में विधवा पुनः विवाह का समर्थन भी इन्होंने किया। और अगला है आपका 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, काफी सरल है। आपका यहाँ से 13वां प्रश्न है, भूमि का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है। तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना आदि के लिए। तो ये तो काफी सरल है, सभी को पता है। भूमि यानी कि जो जमीन है, इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, अनेक कार्यों के लिए करते हैं, जैसे खेती करने के लिए, सड़कों का निर्माण करने के लिए, उद्योगों के लिए, इन सब के लिए हम करते हैं। और जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं। तो जैविक कृषि वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों के अनुप्रयोग व न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है तथा जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग करती है। सन 1990 के बाद विश्व में जैविक उत्पादकों का बाजार काफी बड़ा है। तो कंप्लीट अच्छे से कर लीजिए। 15वां है संसद किसे कहते हैं। तो जनता द्वारा चुने हुए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन भी करती है। तो क्या है संसद? जनता द्वारा चुने हुए सभी प्रतिनिधियों के समूह को क्या बोलते हैं? संसद कहते हैं। और लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। क्या करते हैं? अपने संसद के लिए ये प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है तथा मार्गदर्शन भी करती है। बड़े 16वें प्रश्न की ओर। तो ये 16वां है, हसीआई समूह मांग कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक देश नागरिक होने के कारण उन्हें बराबर के अधिकार प्राप्त होने चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। तो समझ में आया होगा आपको। हसीआई समूह क्या मांग कर रहे हैं? हसीआई समूह मांग कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के कारण क्या करें? उन्हें भी बराबर के अधिकार प्राप्त हो। कैसे अधिकार मांग रहे हैं वो? उन्हें बराबरी के अधिकार प्राप्त होने चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा भी होनी चाहिए। तो काफी सरल है, केवल समझना है। तो यहाँ पे समझाने का आपको प्रयास कर रही हूँ, अच्छे से समझे आप।
और अगला है उपनिवेशीकरण से आशय जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी दूसरे देश पर उसके संसाधनों को अपने हित में दोहन करने के लिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करता है तो इस प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण कहा जाता है। तो समझ में आया होगा। उपनिवेशीकरण से आशय क्या है कि जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र क्या करे, शक्तिशाली राष्ट्र एक दूसरे पर उसके संसाधनों को अपने हित में दोहन करने के लिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करता है तो इस प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण कहा जाता है। 18वां है सहायक संधि क्या है, इसका अर्थ बताना है। यह एक प्रकार की मैत्री संधि थी। क्या थी सहायक संधि? एक प्रकार की मैत्री संधि थी जिसका प्रयोग कहाँ होता था? जिसका प्रयोग 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड वेलीजली, याद रखिएगा, लॉर्ड वेलीजली भारत के देशी राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए किया था। यह संधि समाजवादी नीति पर आधारित थी। जो सहायक संधि है वो क्या है? यह एक प्रकार की मैत्री संधि थी जिसका प्रयोग 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलीजली ने भारत के देशी राज्यों में क्या करने के लिए? संबंध यानी रिश्ते स्थापित करने के लिए किया था और यह संधि साम्राज्यवादी नीति पर आधारित थी। तो समझने का प्रयास करें, समझा रही हूँ आपको अच्छे से और पूरी तैयारी भी करवा रही हूँ तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। और अगला आपका जो प्रश्न है इसमें संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। तो संसाधनों को सामान्यतः 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्राकृतिक, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे हवा, पानी, मृदा आदि। ये सब क्या है? जिसे हमने नहीं बनाया है, हम मनुष्य ने जिसका निर्माण नहीं किया है वो क्या है? प्राकृतिक है। और जिसका निर्माण हम मनुष्य ने किया है वो क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। तो हवा, पानी, मृदा इसका निर्माण हमने नहीं किया है, ये सब किसने किया है? ईश्वर के द्वारा किया गया है, यानी कि भगवान के द्वारा किया गया है, तो ये क्या है? प्राकृतिक है। अगला है आपका मानव निर्मित संसाधन। वे संसाधन जो मनुष्य द्वारा प्राकृतिक वस्तुओं से संशोधित करके बनाए जाते हैं मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे हम मनुष्य निर्माण करते हैं वो क्या है? मानव निर्मित है। जैसे पुल है, मशीन है, सड़क है, भवन आदि, जैसे घर हम बनाते हैं, घर हमने मनुष्य ने बनाया तो ये क्या है? मानव निर्मित है। तो इस तरह से तीसरा है मानव संसाधन, लोगों की संख्या और शारीरिक व मानसिक योग्यता मानव संसाधन है। क्या है? लोगों की संख्या और शारीरिक मानसिक योग्यता और मानव संसाधन है, क्योंकि मनुष्य की कौशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में मदद करती है, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वैज्ञानिक और मजदूर आदि। ये सब क्या है? मानव निर्मित साधन है। समझ में आया होगा अच्छे से। यह हमारी योग्यताओं पर निर्भर करता है, शिक्षक बनना, डॉक्टर बनना, वैज्ञानिक आदि। और रोपण कृषि क्या है? तो विस्तृत फार्मों पर व्यापार के लिए उगाई जाने वाली कृषि रोपण कृषि कहलाती है। इसमें मुख्यतः चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। और रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, जैसे मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय और कुछ उदाहरण, इसके कुछ उदाहरण हैं। तो कंप्लीट अच्छे से कर लीजिए। और ये आपका 21वां प्रश्न है, तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको कंप्लीट कर लेना है। सभी को भरोसा रखें, 4 सेट में पूरे मोए हैं तो चारों सेटों को अच्छे से पढ़ लेना है। यदि अभी तक आपने कोई तैयारी नहीं की है तो आप परेशान ना हो। जो 4 सेट दिए हैं, चारों सेटों में पूरे मोस्ट आए क्वेश्चन हैं, चारों सेटों को कंप्लीट कर लीजिए। भरोसा रखिए, इसी में से आपका पूरा पेपर रहेगा, क्योंकि बहुत मेहनत करी है आपके लिए, बहुत मेहनत से आपके लिए 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट तैयार किए हैं
ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे अंकों से पास हो और आपकी जो एग्ज़ाम हो वो काफ़ी अच्छे से हो इसलिए। और ये यहाँ से आपका अंतिम जो प्रश्न है 26वां। तो पूरे प्रश्नों का स्क्रीन आपने अच्छे से लिया होगा। कंप्लीट आप पूरे प्रश्नों को अच्छे से करें।